हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिलियनियर्स बॉसेस के बारे में जो अपनी ब्यूटीफुल सेक्रेटरीज के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। एक लड़का जो हाई स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही अमीर बन गया था और उसने एक एआई और मेड भी हायर कर ली। एक बिलियनरी लड़की भी है जो कई रिलेशनशिप में शामिल थी। कहानी ये सवाल करती है, क्या तुम ऐसी ज़िंदगी जीना चाहोगे अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या तुम अपनी लाइफ से बोर हो गए हो? तो क्यों ना अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ बदल लो और अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें हैंडल करने दो। हमारे प्रोटोगनिस्ट जिया यान, जो भाई यूनिवर्सिटी का जूनियर है, ये सब अपने सामने देख रहा है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी एक मोटा लड़का युआन उसे पूछता है कि वो अपने फ़ोन के साथ वहाँ खड़ा क्या कर रहा है। क्या उसने किसी लड़की को मैसेज भेजा? युआन उसे पूछता है कि क्या वो स्क्रीन नहीं देख रहा जो उसके सामने है और क्या वो स्टूपिड हो रहा है। वो मजाक में कहता है कि उसे वो नॉटी मैसेजेस दिखाना जो उसने लड़की को भेजे हैं। इसी बीच जिया यान हैरान हो जाता है कि कोई और ये स्क्रीन क्यों नहीं देख रहा। उसका दोस्त चैट खोलता है और देखता है कि जिया यान ने एक लड़की को मैसेज किया था कि उसने सुना है वो एक ट्रबल मेकर है। जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि ये यान का मैसेज था, वो इन्फॉर्म करती है कि वो काउंसलर चैन है जो और उसे ऑफिस में मिलना होगा। युआन कहता है कि वो पागल है जो आइसक्रीम के साथ फ्लर्ट कर रहा है। एक दोस्त उसके लिए दुआ करता है और दूसरा कहता है, अच्छा हुआ तुमसे मिल लिया। जिया यान मोटा लड़के से फ़ोन छीनता है और पूछता है कि उसने क्यों बोला कि वो बस एक सिंगल लड़की है स्कूल की। उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि वो इतना डर क्यों रहा है। जिया यान कहता है कि उसका बस ये मकसद था कि वो अपने काइंड हार्ट से किसी लड़की की हेल्प करे। तभी चैन यारो, जो काउंसलर है, उसका नाम लेती है और कहती है कि वही रैस्कल है जिसने वो मैसेज भेजा था। बेचारा जिया यान डरने लगता है। काउंसलर कहती है कि उसे एक रिलेशन मिलेगा फ्लर्ट करने के लिए। उसके दोस्त कहते हैं कि कम से कम अपनी 18 साल की ज़िंदगी में उसने फ्लर्ट तो किया है। तभी एक विंडो अपीयर होती है जो पूछती है कि क्या वो लाइफ स्वैप क्लब ज्वाइन करना चाहता है। जिया यान हैरान होता है कि ये स्क्रीन बार बार क्यों आ रही है। वो सोचता है कि यस प्रेस करे या नहीं। उसकी लाइफ वैसे ही एक मेस थी, इसलिए उसने अननोन से डरने के बजाय यस प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने प्रेस किया, वो एक ब्लू एनर्जी से घिरा हुआ और अगले मोमेंट वो एक अलग जगह था। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन ये थियोरेटिकली लाइफ स्वैप क्लब था। तब एक लड़की सामने आई और बताया कि ये सपना नहीं है। उस लड़की का नाम सियो था और वो क्लब की एडमिनिस्ट्रेटर थी। उसने समझाया कि अब वो क्लब का मेंबर है और अब वो किसी के साथ भी लाइफ स्वैप कर सकता है, चाहे वो इंसान हो या एनिमल। स्वयं एक्सप्लेन करती है कि सब मेंबर्स अपने पार्टनर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और स्वैप की ड्यूरेशन और रोल्स डिसाइड कर सकते हैं। एक फेमस सिंगर लिया मेंग, जिसके मिलियंस फैंस हैं, अपनी लाइफ एक फैशन एंटरप्रेन्योर एम किनो के साथ स्वैप कर रहा था। एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पेट भी वहाँ था। स्वैप कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त मेमोरीज और एक्शंस लिमिट की जा सकती है और एक बार साइन होने के बाद टर्म्स तोड़ना मुमकिन नहीं है। वो पूछता है कि वो वापस कब जा सकता है। स्वयं कहती है कि बस उस जगह के बारे में सोचना होगा और वो सामने आ जाएगी। फिर वो कहती है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढे जो अपनी लाइफ स्वैप करना चाहता हो। जिया यान कहता है कि शायद वो हैंडसम है, लेकिन कोई भी एक ब्रोक इंसान के साथ अपनी लाइफ स्वैप नहीं करेगा। फिर वो अपनी प्रोफाइल पब्लिक करता है जो ये दिखाती है कि वो अनएम्प्लॉयड है, जो कोई पैसा नहीं कमाता और प्रॉब्लम्स में है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं और कुछ मुस्कुराने लगते हैं।
तभी कई लोग उसकी लाइफ स्वैप करने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सेकंड जनरेशन रिच है, कुछ वर्ल्ड चैंपियंस है, कुछ मूवी स्टार्स हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जिनके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जिया यान समझ नहीं पाता कि एक नॉर्मल लड़का होने के बाद भी उसकी इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है। वो भीड़ से बचने की कोशिश करता है और डिसाइड करता है कि अब से ज़्यादा खतरा होगा। 3 मिनट के बाद वो किसी से चैट करता है। वो इंसान अपना नाम चैन हान बताता है और कहता है कि उसके साथ सबसे पहले स्वैप पार्टनर बना एक ऑनर होगा। ये सुनकर जिया यान को लगता है कि ये थोड़ा अजीब था। जिया यान देखता है कि ये आदमी 32 साल का है और भाई सिटी के सबसे फेमस इंटरप्रेन्योर है। क्यूरियोसिटी में वो पूछता है कि इतने लोग उसकी सिंपल लाइफ के साथ स्वैप करने के लिए इंटरेस्टेड क्यों हैं। चैन हैन एक्सप्लेन करता है कि जो लोग या तो एक्सट्रीमली कैपेबल होते हैं या एक्सट्रीमली मेस्ड अप होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इस वजह से ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी एक मेस है वो पॉपुलर होते हैं। तभी जिया यान रियलाइज़ करता है कि वो पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसकी लाइफ एक मैस है। चैन हैन समझाता है कि अगर तुम किसी और की लाइफ बेटर बनाते हो और उनकी हेल्प करते हो तो तुम्हें लाइफ पॉइंट्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स क्लब के स्टोर से कुछ भी खरीदने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जिया यान पूछता है कि क्या सच में कुछ भी। ये सुनकर वो इम्प्रेस्ड होता है। चैन हैन कहता है कि हाँ कुछ भी, और इसी वजह से उसने इतनी छोटी उम्र में बिलियंस कमा लिया। लेकिन जिया यान सिर्फ एक बिलियनरी की ज़िंदगी जिया चाहता है बिना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किए। इसलिए वो पूछता है कि अगर वो दूसरे इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व ना करे तो क्या होगा। चैन हैन कहता है कि बस उसे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। फिर वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। जिया यान कहता है अगर ऐसा है तो चलो करते हैं। तब एक लड़की बीच में अपीयर होती है और कहती है कि एक बार सब कंफर्म हो जाए तो बस मेन वर्ड बोलना होगा। जिया यान देखता है कि चैन हैन की प्रॉब्लम काफ़ी लंबी लिस्ट में है लेकिन वो उसे पढ़ने के लिए लेजी फील करता है। चैन हैन मेंशन करता है कि चैन यूरो जो एक प्रॉब्लम है जिया यान की लाइफ में वो एक्चुअली उसकी बहन है। जिया यान इस कोइंसिडेंस से शॉक हो जाता है। तभी एक असिस्टेंट आता है और दोनों को कहता है कि अपनी आंखें बंद करें और रेडी हो जाएं। फिर दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। किसी लड़की की आवाज़ आती है, प्रेसिडेंट सेन मुझे डराना बंद करो। जिया यान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसका सर तेज दुख रहा होता है। वो देखता है कि एक बड़ी सी फिगर उसके सामने खड़ी है। सेक्रेटरी एक्स उसे कहती है कि वो फाइनली उठ गया है। जिया यान समझने की कोशिश करता है कि ये सब क्या हो रहा है। लाइफ स्वैप तो अभी ही शुरू हुआ था लेकिन ये ऑलरेडी इंटेंस लग रहा था। सीयू पूछती है कि वो क्या कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से नॉक कर रही थी और कोई जवाब नहीं मिला जिस वजह से वो डर गई। जिया यान कहता है कि उसे समझ आता है लेकिन वो पूछता है कि उसने उसके कुछ कपड़े क्यों उतारे और अपने भी। शायद ये बॉडी स्वैप का इफेक्ट था लेकिन वो अभी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो लड़की समझती है कि उसका बॉडी इतना कोल्ड था कि उसने वार्म शेयर करने की कोशिश की थी। जिया यान थोड़ा सा अपने याद रखने लगा। उसकी 32 साल की सेक्रेटरी डेंजरस है और काफ़ी टाइम से चैन हान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। जिया यान फिर कहता है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं और सेक्रेटरी पूछती है कि कंटिन्यू क्या, लेकिन रास्कल ऑलरेडी अपनी बिलियनरी लाइफ का मजा ले रहा है। वो उसके पास जाके कहती है कि अब जब उसने उसे अलाउ किया है तो वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रोकेगी। बस तभी कोई डोर से पे नॉक करता है। प्रेसिडेंट को बुलाता हुआ जिया यान शर्माते हुए उन्हें वेट करने को कहता है लेकिन सेक्रेटरी कहती है कि शेयर होल्डर्स का मीटिंग अभी शुरू होने वाला है। समझ के वो एप्लोगाइज करते हुए कहती है कि उसने सोचा था वो मीटिंग के लिए तैयार हो रहा होगा। जिया यान एक्सप्लेन करता है कि रूम इतना गर्म था कि उसने अपनी शर्ट उतार दी थी और सेक्रेटरी ने उसकी पेशेंस को पूछा। सेक्रेटरी कहती है कि ये बहुत सेंसिबल काम था। डॉक्यूमेंट टेबल पे रखे कहते हैं कि वो जा रही है।
वो भाग के डोर बंद कर देती है। सीयू कहती है कि उसे डर लग गया है और जियायान कहती है कि वो बाद में फिनिश करेगा। वो अपनी शर्ट पहनता है और कहता है कि अब कुछ बिजनेस हैंडल करना है। चैन हान की यादों के मुताबिक ये मीटिंग उसे उसके पोजीशन की कोशिश है, लेकिन ये उसकी जिंदगी नहीं है, तो वो बस मजा लेने का सोचता है। अब टाइम है उन दामन शेयर होल्डर से मिलने का। मीटिंग में सब लोग सोच रहे होते हैं कि चैन हान अभी तक कंपनी चलाने कैसे मैनेज कर रहा है, और ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि पिछले कुछ टाइम से वो कंपनी के बारे में कुछ नहीं देख रहा। तभी जियायान डोर खोल के स्ट्रेंज नॉइजेस करते हुए और ऐसे चल के आता है जैसे कोई पागल हो। शेयर होल्डर सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो एक चेयर पर गिर के बैठ जाता है और कहता है, आजकल सब कुछ इतना थका देने वाला हो गया है कि मेरे बैक काफ़ी दर्द कर रहे हैं। तभी एक बंदा हिंग कहता है कि इस शेयर होल्डर्स मीटिंग में थोड़ा सीरियस होना चाहिए था। जियायान को ऑलरेडी पता है कि हिंग वही स्कमबैग है जो उसे हटाने की कोशिश कर रहा है। हिंग कहता है कि थोड़ा सीरियसनेस एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसी वक्त जियायान शॉक देता है, टेबल पर कूद के कहता है इसका क्या करना है। ये उसकी जिंदगी नहीं थी, तो वो कुछ भी डर के बिना सब कुछ करने का सोचता है। हिंग कहता है कि वो बस ये प्रूव कर रहा है कि उसमें मैनर्स नहीं है। जियायान अपोलोगाइज करता है, लेकिन कहता है कि वो थोड़ा र्यूड है। हिंग फिर कहता है कि वो आर्ग्यू नहीं करेगा, लेकिन ये बताता है कि जियायान कंपनी को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है और बेन हाई ग्रुप के साथ डील भी लूज कर दिया। इसलिए वो चाहता है कि जियायान को प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाए, क्योंकि वो अब इस पोजीशन के लायक नहीं है। जियायान को पता है कि डील फेल इसलिए हुई थी क्योंकि एक अननोन कंपनी से सडनली 5% से ज़्यादा ऑफर किया। ये डील शुरू से ही सस्पिशियस थी और हिंग के एक्शंस ने सब कुछ और स्ट्रेंज बना दिया। जियायान टेबल से उतरता है और कहता है कि ये सब लोग पैसे कमा रहे हैं और उसकी मेहनत से, और अब एक छोटी सी नेगोशिएशन प्रॉब्लम की वजह से वो उसे हटा देना चाहते हैं। हिंग कहता है कि वो पीछे हट जाए क्योंकि वो अब छोटी बातें नहीं सुनना चाहता। वो अनाउंस करता है कि सबको वोट करना चाहिए और चैन हैन को तुरंत उसकी पोजीशन से हटा देना चाहिए। सब शेयर होल्डर्स अपने हाथ उठा देते हैं और हिंग कहता है कि वो देख सकता है कि चैन हैन को अब उसकी पोजीशन से हटाना ही पड़ेगा और वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा। जियायान चेयर के पास जाके पूछता है कि क्या ये सच में होने वाला है। वो सोचता है कि अगर वो प्रेसिडेंसी लूज कर लेता है तो वो अपनी सारी शेयर्स बेच देगा और हिनान ग्रुप को तोड़ देगा। वो ही इससे सब कुछ बनाया था और तोड़ना बनाना से ज़्यादा आसान होता है। शेयर होल्डर्स खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सबको पता है कि चैन हान के पास अपने शेयर्स का मेजॉरिटी है और सब कुछ तोड़ना बेवकूफ़ी होगा। हेनान ग्रुप अभी भी सफल है, तो क्यों सब कुछ बर्बाद करे। जियायान कहता है कि वो लोग उसे उसकी एबिलिटीज़ पर डाउट करके उससे ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सब शेयर होल्डर्स जो अपना पैसा खोना चाहते हैं वो सब डर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि उन्होंने हमेशा उस पर ट्रस्ट किया है। वो कहते हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से जियायान की सफलता को इरेज नहीं किया जा सकता। जियायान एग्री करता है और बोलता है कि उन जैसे शेयर होल्डर्स को छोटी बातों से नहीं हिला सकते। हिंग कहता है कि एक पोजीशन के लिए पूरी कंपनी की एग्जिस्टेंस को थ्रेट देना बेवकूफ़ी होगा। जियायान बस उसे पूछता है तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो, और सजेस्ट करता है कि वो उसे थोड़ा ब्रेक देने की सोच सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस में दिख रहा है। बाकी लोग एग्री करते हैं और कहते हैं कि जो आइडिया जियायान ने दिया है उसके लिए उसे कुछ भी दिन का ब्रेक लेना ज़रूरी है। तभी हिंग का गुस्सा बढ़ता है और वो उन्हें दो फेस हाइपोक्रेटिस कहकर काफ़ी गुस्सा होता है। जियायान सेक्रेटरी स्यू से कहकर वोटिंग प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने को कहता है। 5 मिनट बाद सब कुछ अप्रूव हो जाता है। जियायान हिंग को कहकर अब तुम घर जाओ और आराम से सो लो उसे भेज देता है। हिंग जल्दी से जियायान की तरफ भागता है और कहता है कि वो बीमार नहीं है,
बाकी शेयर होल्डर्स इंटरवेन करते हैं और पुलिस आ जाती है मैडमैन को रोकने के लिए। जियायान कहता है कि बेचारा लड़का, उसकी मेंटलिटी स्टेट क्लियरली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए उसे कुछ टाइम घर पर रहना चाहिए। जियायान कहता है कि इतना काम करता है कि ब्लड निकल रहा है और वो ब्रेक का हकदार है। थोड़ी देर बाद जियायान कहता है कि हिंग की पोजीशन जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट का रोल वैकेंट हो गया है। वो सब शेयर होल्डर्स को अनाउंस करता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है और जो इस पोजीशन के लिए परफेक्ट हो। सब ग्रेडेड शेयर होल्डर्स नए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए ईगर होते हैं और अपना रोट दिखाने के लिए सोचते हैं। जियायान सोचता है कि शेयर होल्डर्स को हैंडल करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। एक शेयर होल्डर कहता है कि सैंग होंग कंपनी वही है जिसने उनका डील चुरा लिया। सब लोग कहते हैं कि उन्होंने इतना टाइम सोचकर सब कुछ प्लान किया था और एक साउंड्रियल को अपना डील चुरा लेने देना उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। जियायान कहता है तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हैंडल करूंगा। सब लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि वो हमेशा जियायान पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जियायान को पता है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे और वो बस अपनी लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना चाहता है। फिर जियायान डिक्लेयर करता है कि मीटिंग ख़त्म हो गई है और सब लोग जा सकते हैं। सब लोग एक्साइटेड होते हैं कि हिंग जो वाइस प्रेसिडेंट था अब जा रहा है। जियायान सेक्रेटरी सू से कहता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए अगले 2 दिन जो भी शेड्यूल किया था वो सब कैंसिल कर दो और वो उसे सैंग होंग कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। वो कहती है जी सर, और जियायान कहता है कि वो बहुत ओबीडियंट है। वो उसे कहता है कि ध्यान रखे वरना किसी को उनकी सिचुएशन का पता चल सकता है। वो सोचती है कि शायद अब उसका गुड गर्ल चरम काम कर गया है, लेकिन जियायान बिना कुछ सोचे कहता है कि अब वो दोनों की जल्दी कोई डिस्क्रीट जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां अपनी रिलेशनशिप पर अच्छे से डिस्कस कर सकें। इस बात पर सू चली जाती है और जियायान का फोकस अपनी बिलियनरी लाइफ का मजा लेने पर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है भाई सिटी के इंटरनेशनल होटल में। एक बंदा तेज गाड़ी में आ रहा है और कौन हो सकता है, हमारा लड़का जियायान, जो सिटी के बेस्ट होटल में रुकने आया है। सब लोग कुछ बहुत ही लग्जरियस है लेकिन बहुत महंगा भी है, पर महंगा होना होटल का गलती नहीं था, ये जियायान की पुरानी गरीबी की वजह से हो रहा था। अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही महान समझ के वो चाउफर को कीज दे के अंदर चला जाता है। अब टाइम आ गया था अपनी नई अमीरी का मजा लेने का। जैसे ही वो अंदर आता है रिसेप्शनिस्ट पूछती है विल इट बी द यूजुअल। जियायान कहता है नहीं, आज मैं खुद ऑर्डर करूंगा। बस तभी कोई उसे ब्रदर कहकर बुलाता है। जियायान घूम के देखता है कि उसकी बहन आ गई है, जो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जियायान थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है कि बस कुछ खाने आया था। अब जो लड़का चैन हैन के बॉडी में है वो अपने आप को जेडसिया यान इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो एक स्टूडेंट है। रिसेप्शनिस्ट मिशियो उसकी कॉन्फिडेंस देख के इम्प्रेस हो जाती है। जियायान डिसाइड करता है कि इस सिचुएशन का थोड़ा मज़ा उठाना चाहिए। वो अपने आप को उसका भाई इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो लड़की थोड़ी जिद्दी है और उसके इमोशंस समझना मुश्किल है। चैन हान अपनी बॉडी में कंफ्यूज्ड होकर वार्न करता है कि जो वो कह रहा है वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता था। चैन हान गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो साउंड्रेल अपनी बहन के बारे में पब्लिक में ऐसे बात कर रहा है। जियायान उसे कह देता है कि वो समझता है और कह के अपने डिनर का प्लान बताकर अपनी बहन को कहता है कि वो गरीब लड़के को ज़्यादा तंग ना करे। बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी बहन सोचती है कि आज उसका भाई कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, पर वो सोचती है कि वो जो कह रहा था वो शायद इसलिए कह रहा था क्योंकि वो चाहता था कि दूसरे लोग उसके पास न आए। उसकी इंटरप्रिटेशन से वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वीआईपी रूम में प्रेसिडेंट चैन का नाम बुलाया जाता है। लड़कियां पूछती हैं कि डिनर कैसा था। सब कुछ बहुत फैंसी था। जियायान कहता है कि इतना बुरा नहीं था, पर और भी अच्छा होता अगर 2 लोग जो
10,000 युआन कमाना चाहते थे, थोड़ा डांस कर लेते। लड़कियां तुरंत मानने लगती हैं कहकर कि उन्हें मजा आ रहा है। जियायान को समझ आता है कि पैसे दे के लोगों को अपनी बात मनवाना कितना आसान है। थोड़ा अफसोस होता है कि उसके दोस्त इस जिंदगी को देख नहीं पा रहे हैं। एक लड़की उसके पास आके पूछती है कि वो इतना सोच रहा है तो क्या सोच रहा था। जियायान कहता है कि वो थोड़ा थका हुआ फील कर रहा है और उसे रिलैक्स करने के लिए मदद चाहिए। वो लड़की पूछती है कि वो क्या चाहता है। जियायान कहता है कि वो बस फ्लूट लेकर उसे बजाना चाहता है ताकि थोड़ा शांति महसूस हो। लड़कियां सोचती हैं कि ये तो उनका और पैसा कमाने का मौका था, लेकिन वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होती है। वही भाई यूनिवर्सिटी में उसके दोस्त पूछते हैं कि आइस क्वीन से बात करने के बाद क्या हुआ। चैन हान का बॉडी में जियायान कहता है कि वो हिम्मत दिखाने वाले हैं पूछने के लिए कि जब उन्होंने उसका काम बिगाड़ दिया था तभी कोई आता है और पूछता है कि ये क्या रोल्स रॉयल वहाँ खड़ा है। केनान पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है। बाहर एक एक करके कार्स आ रही होती हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि इतना पैसा कैसे आ गया और लाइसेंस प्लेट कंफर्म करता है हाँ जियायान ही है जिन्होंने फूल की गाड़ी और पूरा इंटोरेज लेकर आ गया है। उसके दोस्त चैन हान को एक मशहूर एंटरप्रेन्योर के रूप में पहचानते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है जियायान को देखते हुए जो वेन्यू की तरफ जा रहा है। सब लोग उसकी हाइट और लुक्स देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। इस वक्त असली चैन हान कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है कि ये लड़का क्या कर रहा है। जियायान अपने बॉडी के पास जाता है, उसके सामने झुकता है और कहता है कि अब वो कंपनी नहीं चला सकता और उसे वापस आने की ज़रूरत है। चैन हान को समझ आता है कि ये लड़का कौन सा रिडिक्यूलियस ड्रामा कर रहा है। वो कई बार क्लब में डील कर चुका था लेकिन ऐसे सेमलेस इंसान से कभी नहीं मिला। चैन हान के फ्रेंड उसे येल करते हैं और पूछते हैं कि ये लड़का हमेशा गरीब क्यों दिखता है। वो उसे सीख करते हैं और पूछते हैं कि इसने अपना असली स्टेटस क्यों छुपाया था। एक मोटा दोस्त कहता है कि अब जब वो सब जाने चुके हैं तो अब उन्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जियायान काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है जबकि चैन हान गुस्सा हो जाता है कि ये सब ड्रामा करने से सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई है। यूरू जो सिचुएशन को देख रही थी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सोच रही थी कि जियायान कितना माइस्टीरियस लग रहा है। जियायान को लग रहा था कि अब वो सबको कंट्रोल कर रहा है और सिचुएशन को अपने हाथ में ले चुका है। वो चैन हान को कह के जाता है कि जल्दी कंपनी वापस चलो और सब कुछ उसने इनहेरिट कर लो। चैन हान गुस्से में कह रहा है कि जियायान को जाना चाहिए यहाँ से और दोनों फूल की तरफ अपने रास्ते चले जाते हैं। घर पे शिव चैन हान की बहन पूछती है कि उसके भाई ने जियायान के लिए इतनी इज्जत क्यों दिखाई। जियायान कहता है कि वो एक्चुअली एक जीनियस है जो उसे बिजनेस टिप्स दे रहा था, इसीलिए वो सक्सेसफुल हुआ। शिव काफ़ी इम्प्रेस होती है क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि उसका भाई जीनियस है, लेकिन अब लग रहा है कि असली जीनियस तो जियायान है। वो जियायान के पास जाके उसे उसके दोस्त के बारे में और पूछती है लेकिन वो क्विकली डिसमिस करता है और कह के भाग जाता है कि उसे चैरिटी ओकेजन जाना है और बात करने का टाइम नहीं है। असली में वो शिव से बात करते हुए डरा हुआ था और भाग गया। अगले सीन में जियायान शहर में तेजी से ड्राइव कर रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी कहती है कि उसे कभी सोचा नहीं था कि वो उसे गला डिनर में बुलाएगा। जियायान थोड़ा कोल्ड रहता है और बस ये पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। सेक्रेटरी बता देती है कि जो कंपनी उनके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत गई थी उसके 80% शेयर यिंग मिंग के यंगर ब्रदर के पास है जो पहले अपना पोजीशन खो चुका था। वो दोनों डिनर पे पहुंचते हैं और जियायान को सब समझ में आने लगता है। अब उसके पास बस एक काम रह गया था, यिंग मिंग के प्लान्स को रोकने के लिए एविडेंस इकट्ठा करना।
जैसे ही वो वेन्यू में घूमते हैं, लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। तभी अनाउंसर कहता है कि चैरिटी बैंकेट होने की वजह से डोनेशंस स्टार्ट किए जा सकते हैं। कई लोग 5 लाख से लेकर 5 मिलियन तक डोनेट करते हैं, लेकिन जियायान सबको शॉक कर देता है जब वो 30 मिलियन डोनेट करता है। सब लोग घूमकर उसके ऊपर देखते हैं। जियायान कैजुअली कह देता है कि ये सब डोनेशन मिस्टर जियायान की तरफ से आई है। सबको समझ आता है कि ये बंदा बस पैसा उड़ाने के लिए आया है। जब जियायान ने 30 मिलियन डोनेट किया, सब लोग शॉक हो गए और सोच रहे थे कि ये लड़का कौन है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो चैन हैन की सक्सेस के पीछे का इंसान हो सकता है। स्यू उसे डैडी बुलाती है और जियायान बस अपनी असली बॉडी के फायदे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अनाउंसर ने फिर कहा कि वो मिस्टर जियायान को शुक्रिया कहना चाहता है जो सबसे बड़ी डोनेशन करने वाले थे। वर्ल्ड गाइज जो उसकी ज़िंदगी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड था, ये सोच रहा था कि जियायान बहुत इन्फ्लुएंशियली बंदा होगा और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ था। वो जियायान के पास आता है और $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगता है। जियायान कहता है कि उसने 30 मिलियन इन्वेस्ट किया है जो कि उसकी कंपनी के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बाल्डमैन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक साइन नहीं हुआ, इसलिए उसके पास अभी भी चांस है सब कुछ चेंज करने का। वो कहता है कि वो डिस्कस करना चाहता है, लेकिन जियायान कहता है कि चैन हान अपनी बॉडी में ट्रैटर को पसंद नहीं करता। बाल्ड गाय ये समझ जाता है कि वो बात कर रहा है उसके अपने गलत फैसलों के बारे में और कहता है कि वो समझ सकता है। फिर जियायान कहता है कि वो 30 मिलियन का पैसा वापस नहीं करेगा। बाल्डमैन कहता है कि जियायान को अंडर एस्टिमेट किया गया है और 30 मिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, लेकिन जियायान कहता है कि उनकी कंपनी के साथ जो डील होने वाली थी वो एक सेरेमनी के लिए तैयार कर रही थी और वो चाहता है कि वो सेरेमनी कंटिन्यू करे। उसके बाद हिंग मिंग गुस्से में अपने घर आता है क्योंकि वो अपनी पोजीशन खो चुका है। उसका ब्रदर इन लॉ जी उसे कहता है कि चिल हो जा क्योंकि वो जल्दी ही चांग होंग का प्रेसिडेंट बन जाएगा। हिंग मिंग कहता है कि ये अच्छा आइडिया और प्रेस को बुलाने की बात करता है ताकि वो चैन हैन को सबके सामने बेइज्जती कर सके। अगले दिन जियायान उठकर कहता है कि उसने दिन भर काफी काम किया, लेकिन रात को और भी ज्यादा काम किया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस लड़के की ना कोई गर्लफ्रेंड थी ना वाइफ। वो शो को थोड़ा स्लैप करते हुए कहता है कि टाइम हो गया है काम पर जाने का। शो से पूछती है कि क्या वो हिंग मिंग का बदला लेगा और जियायान कहता है कि कल का दिन उसके लिए लकी था। स्कूल में सबको पता चल गया था कि चैन हान ने 30 मिलियन डोनेट किए हैं और असली ऑनर को इस बात से खुशी नहीं थी। वो सोच रहा था कि अब इस मैच को कैसे फिक्स करेगा। इस स्काउंड्रेल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। क्लास में सबको पता चल गया था कि जब चैन हान ने डोनेशन दिया तो उसने बोला कि ये यूएन फैमिली की तरफ से है और उसके दोस्त सब उसके आगे पीछे हो रहे थे, लेकिन जियायान का तो दिल टूट गया था। उसने अपने पूरी जिंदगी में कभी 5 मिलियन से ज़्यादा डोनेशन नहीं दिया था और ये स्काउंड्रेल एक ही बार में 30 मिलियन खर्चा कर दिया। प्रोफेसर भी इसके बारे में सुन चुके थे और बोला कि जियायान को कुछ इनकरेजिंग बातें बोलनी चाहिए थी, लेकिन जियायान ने बस कह दिया कि ये छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी इसलिए इसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रोफेसर ने उसके ऊपर दोनों हाथ उठा के बोला कि ये सच में एक काइंड और नॉबल इंसान है। रूम में सबने तालियां बजाई जबकि जियायान अपने आप में सोच रहा था कि ये कितना सेमलेस इंसान है। ऐसे स्काउंड्रेल उसने कभी नहीं देखे थे जियायान की बहन को, लेकिन जियायान काफ़ी अच्छा लगा। उसको लगा कि वो अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा काइंड है। जियायान ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और सोचा कि क्या ये लड़की जियायान के पीछे पड़ गई है। तभी जियायान बार बार चीख रहा था। लगता था कि कोई बदमाश उसको गाली दे रहा है। छुकी ने डर के कहा, क्या आप ठीक हो?
क्या ये मेरी गलती थी जो मैंने कल रात ब्लैंकेट छुपाया था? लेकिन जियायान ने हंस के कहा, नहीं, ये बस कोई खूबसूरत लड़की होगी जो मेरे बारे में ज्यादा सोच रही होगी। उसने उसके गाल को थोड़ा दबाकर कहा, बस ये सब बकवास मत करो। जियायान ने जवाब दिया कि बस मजाक कर रहा था और कहा, जीलियस मत हो और पॉजिटिव सोचो। चूंकि गुस्सा हो गई और सोची कि लास्ट बार तो उसने कुछ नहीं कहा जो उसको पसंद नहीं था, तभी उसने फोन उठाया। लगता है कि हिंग का ब्रदर इन लॉ आने वाला था। उसने चाय तैयार की और बोला कि वो पहले जाएगी। जियायान ने जिंग को बुलाया था और जिंग ने पूछा कि वो क्यों मिलना चाहता था। जियायान ने सीधा पॉइंट पर आकर कहा कि उसे पता था कि जियायान के पास हिंग के 80% शेयर्स हैं और उसने शिव से पूछा कि क्या वो उन शेयर्स को अपने नाम करना चाहती है। जिंग ने उसे कहा कि सपने मत देख, अगर तुम्हारे प्लान है मुझे और हिंग के बीच डिस्कॉर्ड पैदा करना तो। लेकिन जियायान ने कहा कि उसे कोई डिस्कॉर्ड पैदा नहीं करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लगता था कि हिंग उस पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उसने उसे कोई शेयर्स नहीं दिया। अगर हिंग एकदम गायब हो गया और सब कुछ खो दिया तो क्या होगा? जिंग ने कहा, अगर ऐसा होता है तो सारे शेयर्स मेरी बहन को मिल जाएगा। जियायान ने पूछा, अगर हिंग बाहर हो गया तो क्या तुम अपने भाई को कन्विंस कर पाओगे? जिंग को लगा कि ये मुमकिन है, लेकिन उसने पूछा, तुम मुझे क्यों मदद देना चाहते हो, जरा ये बताओ तो। प्रोटोगेनिस्ट ने बस ये कहा, मुझे धोखेबाजों से नफरत है और तुम्हें सच में हिंग का कुत्ता बनना है। जिंग को समझ आया कि पिछले 10 साल से वो इस आदमी के बात मान रहा था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। अब तो ये वक्त आ गया था और उसने 80% शेयर्स लेने की डील एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जिंग को ये नहीं पता था कि जियायान ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब उसके पास जिंग का वीडियो था और उसने उसे अपने हाथ में कर लिया था। तभी शो दौड़ते हुए आई और कहा कि उनको एक प्रॉब्लम है। उनका वीडियो जो उसने लास्ट नाइट होटल के अंदर इंटर करते हुए बनाया था ऑलरेडी ऑनलाइन पोस्ट हो गया था। जियायान ने पूछा, ये क्या प्रॉब्लम है? शू ने कहा कि बिजनेस डिस्कशन के बाद उसने अपने एम्प्लॉय को होटल में रखने के लिए पैसा दिया था ताकि वो रेस्ट कर सके। लेकिन शू ने पूछा, क्या तुम्हारी वाइफ इस एक्सक्यूज पर यकीन करेगी? अचानक जियायान को प्रॉब्लम हो गई और उसने पूछा, कैसी वाइफ की बात कर रही हो? शू चिल्लाई, ये तो ऑब्वियस है, जो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास हमेशा थी। जियायान शॉक हो गया और सोचा कि उसको शादी का कोई भी याद क्यों नहीं है। शायद उसने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा साइन किया था जिसे उसकी यादों को इरेज कर दिया हो, पर फिर उसने सोचा इसे क्यों परवाह करें, ये उसकी लाइफ नहीं है। काफी देर के साथ उसने शो को बोला, रिलैक्स हो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो चिंता करते हुए नाचने लगा, बस अपने असली बॉडी में वापस जाना चाहता था और ये मैच चेन हान के लिए छोड़ देना चाहता था। सू ने फिर बोला कि इस सिचुएशन को देखते हुए उसकी वाइफ उसे अपनी सेक्रेटरी नहीं रहने देगी। जियायान ने उसे बोला, उसकी जॉब की फिक्र मत करो, मैं उसे जैंग के पास भेज दूंगा। तभी वाइफ का कॉल आ गया। उसने अपने आप को बोला, पैनिक मत कर, लेकिन वो काफी घबरा गया जब उसने फोन उठाया। उसकी वाइफ ने तुरंत उसे डांट दिया, ये कोई सरप्राइज नहीं है कि तुम हमेशा मेरी ट्रिप्स के लिए पैसे दे रहे हो। जियायान गुस्से में चिल्ला गया और बोला, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बाद में बात करेंगे। उसकी वाइफ को ये देखकर लगा कि ये आदमी अपनी वाइफ के कंट्रोल में है। इस वक्त जियायान बस खांसी कर रहा। चैन हान के घर का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन घर आती है और कहती है कि वो जियायान के बारे में थोड़ा और जानना चाहती है। चैन हान उससे पूछता है कि वो इतनी क्यूरियस क्यों है उस लड़के के बारे में।
कहता है तुम तो अभी घर आई हो और अभी से उसका पूछने लगी हो, कहीं तुम उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं हो। बहन तुरंत जवाब देती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। फिर वो उसे कहती है ज़्यादा बकवास मत करो और उस लड़के के बारे में मुझे बताओ। चैन हान एक लंबी सांस लेते हुए कहता है वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट और वेल मैनर्ड है, उसका फिजिक्यू भी एस्थेटिक है और वो काम भी बहुत अच्छा करता है। बहन मजाक करते हुए कहती है ऐसा लग रहा है तुम जियाओ यान के इम्प्रेस करने के लिए मुझे सेल आउट कर रहे हो। चैन हान मुस्कुरा कर कहता है मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिया यान सच में अमेजिंग है। फिर चैन हान अपनी पत्नी के बारे में पूछता है जो उनके झगड़े के बाद अपने मायके चली गई थी। वो उदास लग रहा था क्योंकि उसकी पत्नी अब तक वापस नहीं आई थी और वो खुद एक नए मेस में फंस गया था। तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें पूछा जाता है कि क्या वो चेंग होंग कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी में शामिल होगा। चैन हान एक्साइटेडली कहता है बिल्कुल, मुझे वहां जाना है। उसने सोचा ये लोग मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ अलग करने वाले हैं। सेरेमनी के दिन स्यू उसके पास खड़ा हो रहा पूछता है तुम चेंग होंग के इवेंट में क्यों आए हो। चैन हान मुस्कुरा के कहता है क्योंकि यहाँ एक बड़ा शो होने वाला है। सब लोग सोच रहे थे कि हिंग ग्रुप के लोग वहाँ क्यों आए हैं। तभी अनाउंसर चेंग होंग के प्रेसिडेंट को बुलाता है। हिंग मिंग सबका स्वागत करता है और लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो हिंग ग्रुप का पुराना एम्प्लॉय था। हिंग मिंग कहता है यहाँ सबसे खास व्यक्ति हेनान ग्रुप के करंट प्रेसिडेंट हैं। चैन हान मुस्कुरा के कहता है मैं आपकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तभी हिंग मिंग मिस्टर लियू को इंट्रोड्यूस करता है जो पूरी नेगोशिएशन के लिए जिम्मेदार थे। मिस्टर लियू माइक्रोफोन के लेकर कहता है ये नेगोशिएशन सच में बहुत अच्छी रही जो मैंने हेनान ग्रुप के साथ की थी। ही मिंग कंफ्यूज होकर कहता है मैंने तो चेंग होंग ग्रुप के साथ डील की थी। सब लोग शॉक हो जाते हैं और विस्पर करते हैं कि हिंग मिंग ने नाम गलत लिया या सच में हेनान ग्रुप के साथ साइन किया। फिर हिंग मिंग सबके सामने बोलता है बिन्हाई ग्रुप ने हेनान ग्रुप के साथ डील की है। सब लोग विस्पर करते हैं कि हिंग मिंग ने अपने आप को मजाक बना लिया है और लगता है चैन ने ये सब प्लान किया था। स्यू और चैन हान हंसते हुए कहते हैं हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगा। हिंग मिंग गुस्से में मिस्टर लियू से कहता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। ली कॉन्फिडेंटली बोलता है हमारी डील सिर्फ वेरिएबल थी तो मुझे कुछ रिस्क नहीं है। अब प्रेसिडेंट चैन हान का स्टेज पर आने के वक्त है। हमारा प्रोटोगनिस्ट ड्रामेटिक स्टाइल में स्पिन करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो कॉन्फिडेंटली हिंग मिंग के पास जाता है और सबसे कहता है कि वो मैन को अपलोड करे जो इस पूरे दिन का स्पॉन्सर है। उसके शब्दों में जितना पैसा वो अलग अलग कंपनी से चुरा रहा था। रूम में शेयर होल्डर्स बारे में पड़े थे। रूम में शेयर होल्डर्स में सब ईगरली डिस्कस कर रहे थे कि अपना पैसा वापस कैसे निकालें। लेकिन हिंग मिंग गुस्से में अपने आप को डिफेंड करता है, कहता है कि ये सब एक्यूजेशन गलत है और उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तभी जिंग चिल्लाता है और कहता है कि ये एक्यूजेशन सच है और अथॉरिटीज के पास सब डाटा है। उस मोमेंट पुलिस इंटर करती है और अनाउंस करती है कि हिंग मिंग पर मल्टीपल फ्रॉड्स का चार्ज है। हिंग मिंग रजिस्ट करते हुए चिल्लाता है और जिंग को उल्फ इन शिप्स क्लॉथ कहता है। जिंग अपने मन में सोचता है कि हिंग मिंग की डाउनफॉल सिर्फ उसके अपने डिसऑनेस्टी के वजह से हुई है। चाओस के बीच चैन हान अचानक डिक्लेयर करता है कि असली मास्टरमाइंड बिहाइंड सब कुछ मिस्टर जियाओ यान है। क्राउड स्केप्टिकल हो जाता है क्यों हर बार ये एक लड़का ही सब स्कीम के सेंटर में होता है। चैन हान कैजुअली उन्हें एश्योर करता है और वो सब एक्सपेंसेस कवर करेगा और सबसे कहता है कि सेलिब्रेशंस एंजॉय करें। सीन हिंद के ग्रुप पर शिफ्ट होता है जहां चैन हान विजिबली स्मग लग रहा है। जॉन पी उसे कॉन्फ्रंट करता है और कहता है कि उनका कॉपरेशन खत्म हो गया है और पूछता है कि अब डिस्कस क्या करना है। चैन हान एक स्लाइस स्माइल के साथ बोलता है खत्म, ये तो सिर्फ शुरुआत है।
फिर वो जॉन को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें जॉन ये बोलता है कि वो हिंगमिंग को बर्बाद करने वाला है ताकि सीयर्स उसकी सिस्टर के पास जाए और बाकी सब वो अपने लिए रख ले। जॉन पैनिक में आता है और पूछता है कि चैन हान उसे ये सब क्यों दिखा रहा है। चैन हान रिटॉर्ट करता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी सिस्टर तुम्हें कंपनी रखने देगी अगर उसने ये वीडियो देख ली? तुम वाइस प्रेसिडेंट से बाइक थीफ बन जाओगे। रियलाइजिंग कि वो ट्रबल में है, जॉन नर्वसली पूछता है कि चैन हान को क्या चाहिए। चैन हान क्लियरली बोलता है वो चैंग होंग के सारे शेयर्स ट्रांसफर करवाना चाहता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जेडियान के लिए, और ऑफ कोर्स उसे कुछ पैसे भी मिलेंगे। जॉन अपनी हेल्पलेस सिचुएशन समझते हुए रिलक्टेंटली पूछता है कि अब क्या करना पड़ेगा। चैन हान उसे कहता है कि अपनी सिस्टर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए कन्विंस करो और सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। जॉन हेजिटेट करता है और कहता है कि पहले पैसे देखने हैं क्योंकि सिटी के लोग बहुत कनिंग होते हैं। चैन हान बिना टेंशन के एक कार्ड देता है और जिसमें 10 मिलियन है और पासवर्ड देता है। जॉन क्वेश्चन करता है कि क्या चैन हान को डर नहीं लगता कि वो कार्ड लेकर भाग जाएगा। चैन हान कामली वार्न करता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो जियाओ यान के इनेमी बन जाएगा, जो एक बड़ी गलती होगी। एक मीटिंग हो रही होती है चेंग होंग कंपनी में। चेंग होंग सोचता है कि कंपनी उसकी बहन जेग टीपिंग के पास जाएगी, लेकिन तभी हमारा लड़का मीटिंग में जब सबको धक्का देते अंदर आता है। गार्ड माफी मांगता है और कहता है मैं इस पागल आदमी को रोक नहीं पाया। सब लोग शॉक होते हैं। चैंग होंग गुस्से में पूछता है मिस्टर चैन आप मेरी मीटिंग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारा प्रोटोगनिस्ट कामली जवाब देता है अब आपको इस मीटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अब इसका हिस्सा नहीं है। फिर वो अपनी फिंगर्स स्नैप करता है और शिव से कहता है पेपर्स लाओ। शिव पेपर वर्क लेके आती है और अनाउंस करती है कि जेड जियाओयान ने चैंग होंग के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं और अब चैन हान उनका रिप्रेजेंटेटिव है। सब लोग समझ जाते हैं कि शेयर्स ट्रांसफर होने का मतलब है कि अब ये एक नया बॉस है। हमारा लड़का सबको अनाउंस करता है अब से मिस स्यू इस जगह को हैंडल करेगी। फिर वो डिक्लेयर करता है कि स्यू कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। स्यू खुशी से चमक रही होती है और चैन हान उसे इनकरेज करता है अपना बेस्ट देने और कुछ दिनों में तुम जियाओ यान से मिलोगी तो एम्बैरेसमेंट मत करना। स्यू एक्साइटेडली प्रॉमिस करती है कि वो अपने बेस्ट देगी। इसी बीच फोन बजता है। चैन हान की वाइफ का कॉल होता है। वो कहती है कि वो कल वापस आ रही है और चैन हान को एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी, लेकिन चैन हान साइकोपाथ स्टाइल में जवाब देता है मैंने कभी किसी को अपने एक्शन एक्सप्लेन नहीं किया और कल भी नहीं करूंगा। अपने मन में सोचता है कि चैन हान की शादी में अथॉरिटी बढ़कर उसने एक फीवर किया है जिसका शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ता गुजर चुका था और पहली लाइफ स्वैप खत्म हो गई थी। हमारा प्रोटोगनिस्ट अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड और थ्रिल्ड लग रहा होता है। चैन हान गुस्से से भरा हुआ उसके सामने आता है। हमारा लड़का बस मुस्कुरा के कहता है काफी वक्त हो गया है तुमसे मिले हुए। चैन हान चिल्लाता है मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसे सेमलेस इंसान कभी नहीं देखा। हमारा लड़का इसे एक कॉम्प्लीमेंट समझता है और रिप्लाई करता है शुक्रिया। मेरे दोस्तों को भी लगता है कि मैं एक ग्रेट एक्टर हूँ। फिर वो चैन हान के पास जाता है और कैजुअली कहता है इतना गुस्सा मत करो, बताओ ना क्लब में तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, कितने मेंबर के साथ लाइफ स्वैप किया। चैन हान इरिटेट होके कहता है मुझसे दूर रहो, मैं अपने पॉइंट्स चेक करने जा रहा हूँ। तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने कुछ कंप्लीट ही नहीं किया। हमारा लड़का इंस्टिंक्ट करता है कि वो बस देखना चाहता है। जब दोनों पॉइंट्स चेक करते हैं एक ट्रेजर चेस्ट जैसा फ्लोटिंग आइटम्स उसके सामने आता है। हमारा लड़का एक इक्विपमेंट देख के इम्प्रेस हो जाता है। चैन हान समझाता है कि ये सारे ट्रेजर्स इनक्रेडिबल हैं, लेकिन तुम्हारे पास अभी इनका एक्सेस नहीं है क्योंकि तुम नए हो। चैन हान ने प्रोटोगनिस्ट की लाइफ के इश्यूज रिजॉल्व किए थे, उसे कैंपस सेलिब्रिटी बनाया और 5 पॉइंट्स अर्न किए जो एक बड़ी सक्सेस थी। चैन हान प्राउडली कहता है कि 4 सालों में उसने पहली बार इतने पॉइंट्स अर्न किए हैं।
हमारा लड़का बस अपनी अपकमिंग एडवेंचर्स के बारे में सोचता है क्योंकि अब लाइफ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली थी। हमारा लड़का पूछता है कि वो स्क्रीन पर कैसे चेक करे कि उसने क्या क्या अर्न किया है, लेकिन चैन हान उसे मना कर देता है, बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जियाओयान कामली जवाब देता है, दुनिया सरप्राइजेस से भरी है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इतना सुनते ही चैन हान एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, शॉक्ड होकर पूछता है, क्या तुम सच में एक बिगनर हो? तुमने $1 बिलियन इंटरनेशनल डील कंप्लीट कर दी और एक स्पाई को भी निकाल दिया। चैन हान अब अकेला बैठा सोच रहा था कि जियाओयान ने कैसे 10 पॉइंट्स कमा लिए और इतना कुछ अचीव कैसे कर लिया। फ्यूरियस होकर कहता है, ये स्काउंड्रेल सिर्फ एक स्टूडेंट है और मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है कुछ पॉइंट्स अर्न करने के लिए। हमारा लड़का कैजुअली रिप्लाई करता है, तुम्हारी लाइफ एक्चुअली इजी है चैन हान, मैंने तो ये पॉइंट्स बिना एफर्ट के कमा लिए। तुम्हारे लिए बिलियनर्स के साथ रहना इजी है, लेकिन मेरे लिए एक बच्चे की लाइफ जीना ज्यादा चैलेंजिंग था। तभी एडमिनिस्ट्रेटर स्यू अपीयर होती है और कांग्रेचुलेट करते हुए बोलती है, तुम इन पॉइंट से काफी कुछ कर सकते हो। वो इम्प्रेस्ड होकर कहती है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का इतना टैलेंटेड होगा। हमारा लड़का बोलता है कि उसे क्लब के बारे में और जानना है। शी ऑफर करती है कि वो उसे एक टावर देगी, जिसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि क्या लेना है। बिल्डिंग के एक नॉर्मल फैसिलिटी की तरह लगती है, जिसमें कैफेटेरिया, स्लीपिंग एरियाज और स्टाफ के लिए सेपरेट जोन है। आइटम रूम में वो किसी भी स्पेसिफिक आइटम को सर्च कर सकता था। अगर आइटम नहीं मिलता तो स्टाफ मदद करते हैं। हमारा लड़का एक रूम में जाता है और अपने 5 पॉइंट्स एक बॉडी एनहेंसमेंट एजेंट लेने के लिए यूज करता है। चैन हान अपना फोन उठाता है, अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए सोचता है कि अब तक वो रिलैक्स हो गई होगी, लेकिन उससे अजीब लगता है कि उसका नंबर डिलीट हो गया है। लकीली उसे नंबर याद होता है तो वो कॉल करता है। इम्प्रेस्ड होकर पूछता है कि वो कैसी है, लेकिन वाइफ उसे स्कोल्ड करते हुए कहती है, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया था और पब्लिकली मुझे चीट किया। उसके पहले कि चैन हान कुछ बोले, वाइफ कॉल कट कर देती है, कहती है मैं कल आ रही हूँ। चैन हान समझ जाता है कि ये सब जियाओयान का किया धरा है। वो फिर कॉल करता है और माफी मांगता है। कहती है, वो करेज कहाँ गया जो तुम्हारे पास था जब तुमने बोला था कि तुम कभी किसी को अपने एक्शंस एक्सप्लेन नहीं करते। फिर कॉल कट कर देती है। चैन हान गुस्से में बोलती है, उस स्काउंड्रेल जियाओयान से रिवेंज लूंगा। तभी उसकी सिस्टर रूम में आती है और पूछती है कि वो रात के टाइम इतना चिल्ला क्यों रहा है। चैन हान उसे पकड़ के पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी वाइफ इतनी गुस्से में है। उसकी सिस्टर रिलैक्स्ड होकर बोलती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि वो बस तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकल रही है। होने के बाद सिस्टर कैजुअली बोलती है, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हें मार देगी जब वो कल आएगी। चैन हान शॉक्ड होकर पूछता है, मैंने ऐसा क्या किया है? सिस्टर रिप्लाई करती है, ऑब्वियसली है, तुम अपनी सेक्रेटरी के साथ होटल गए और उसकी फोटोज लीक हो गई। चैन हान रियलाइज करता है कि प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड से ज्यादा बड़ी है। सिस्टर सार्कास्टिकली बोलती है, लग रहे हो क्या तुम सियाट्रिस्ट से मिलना चाहते हो? चैन हान गुस्से में कहता है, मैं जियाओयान को मार डालूंगी। सिस्टर कंफ्यूज होकर पूछती है, जियाओयान का इसमें क्या लेना देना है? तुम तो खुद बोलते थे कि उस लड़के में इन्वेस्ट करना चाहिए। कैनान अपने मन में सोच रहा था कि काश उसके पास एक तलवार होती जिसे वो जियाओयान का गला काट सकता। उसका गुस्सा आसमान पर था। दूसरी तरफ कैंपस के किसी कोने में जियाओयान अपनी स्टाइलिश एंट्री करता है। फायर फील्ड में बैकग्राउंड में कुछ मस्ती चल रही होती है और जियाओयान सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी एक डेयरिंग कपल उसे देखकर डर जाता है और वो कैजुअली बोलता है, डोंट वरी, मैं अभी जा रहा हूँ। अचानक से उसके 3 फ्रेंड्स भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, जियाओयान की क्लास शुरू होने वाली है, हमें मिस नहीं करना चाहिए। जियाओयान ये रियलाइज करता है कि चैन हान का भाई असली में उसकी जगह ले रहा था। जब वो फुल फ्रेंड क्लासरूम में पहुंचते हैं तो सब हाफ रहे होते हैं। यारो टीचर जो एक टीचर थी, वो पूछती है कि जियाओयान कहाँ है। तब चबी फ्रेंड बिना सोचे बोल देता है कि वो वुड्स में एक कपल का एडवेंचर देख रहा था। लेकिन यूरो को लगता है कि जियाओयान ऐसे काम नहीं करेगा।
फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि वो क्लियरली डिलिशनल है। तभी जियाओयान आता है और सबको अपनी रिलैक्स्ड वाइब से शॉक कर देता है। यूरो से पूछती है कि वो लेट क्यों है और वो कैजुअली बोलता है मुझे नींद आ गई थी। सरप्राइजिंगली यूरो इसे लाइटली लेती है और बोलती है कि वो अपने ऊपर इतना स्ट्रेस मत डाले। के फ्रेंड्स हैरान होते हैं कि यूरो जो यूजुअली स्ट्रिक्ट है उस स्काउंड्रेल के लिए इतनी जेंटल क्यों है। तब जियाओयान को एक कॉल आता है सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव का। वो चिल वे में बोलता है कि वो कल नई कंपनी का विजिट करेगा। फ्रेंड्स उसकी कंप्लेन करते हैं मैं फ़ोन कौन यूज़ करता है, लेकिन यूरो बोलती है उसके ग्रेड्स अच्छे हैं तो अलाउड है। फिर जियाओयान डायरेक्टली यूरो से पूछता है कि वो रात को कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता है। फ्रेंड्स सोचते हैं कि वो अब प्रिटेंड करना छोड़ चुका है और सीधे अपनी बात रख रहा है। यूरो बोलती है कि रात को नहीं क्योंकि उसका भाई उससे बात करना चाहता है। जियाओयान कॉन्फिडेंटली बोलता है आपके भाई तो इतने बिजी होंगे कि उनके पास टाइम ही नहीं होगा। यूरो एग्री कर लेती है और बोलती है फिर बाद में बात करेंगे। चैन हान अपने ऑफिस पहुंचता है ये सोचता हुए कि जियाओयान ने कोई नया मेस तो नहीं क्रिएट किया। जब वो सेक्रेटरी को कामली देखते हैं तो रिलैक्स्ड होते हैं। तभी एक गर्ल जिया लियू नॉक करके अंदर आती है। चैन हान सियो के बारे में पूछता है लेकिन जिया लियू एक्सप्लेन करती है कि सियो और कुछ इंपॉर्टेंट स्टाफ चैनान ग्रुप चले गए हैं और वो भी। जियाओयान के कहने पर चैन हान गुस्से से डेस्क पे मुक्का मार देता है और बोलता है ये स्काउंड्रेल तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा रूथलेस है। जिया लियू उसे वार्न करती है आपको जेड जियाओयान से केयरफुल रहना चाहिए नहीं तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। चैन हान समझाता है कि जियाओयान के चलने के तरीके अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस हैं। वो अपने अगले मूव का प्लान बनाता है लेकिन क्लियरली ये एक इंटेंस बैटल होने वाली है। चैन हान तुरंत ही उस सेक्रेटरी को फायर कर देता है। वो शॉक में पूछती है व्हाई। चैन हान बोलता है मैं तुम्हें 1 साल के सैलरी दे रहा हूँ, अब यहाँ से चले जाओ। तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो बोलती है कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ। बेचारा चैन हान पैनिक मोड में भाग जाता है और बोलता है पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ फिर उस लड़की के बैंड बजाता हूँ। मीनवाइल दूसरी तरफ जियाओयान के नई कंपनी के सामने सेठू और सेक्रेटरीज खड़े हैं। ईगरली देख रहे हैं कि जियाओयान किस लग्जरी कार में आएगा, लेकिन सरप्राइज जियाओयान एक टैक्सी में कैजुअली उतरता है। सब लोग सरप्राइज होते हैं लेकिन फिर बोलते हैं कि वाह ये तो असली मैन ऑफ पीपल है जो अपने सिंप्लिसिटी से शो ऑफ नहीं करता। सियो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि वो उन्हें चैन हान ग्रुप का टावर देगी। टावर के दौरान सियो पूछती है आपको कोई ऑर्डर्स देने हैं। जियाओयान बोलता है हाँ मेरे लिए एक घर और कार खरीद दो और कंपनी के नाम पे रजिस्टर करो। सियो हैरान होकर पूछती है तो आप अपना पैसा छुपाना बंद करने वाले हैं। जियाओयान कॉन्फिडेंटली बोलता है हाँ मैं अब 20 का हो गया हूँ, फैमिली रूल्स फॉलो करना जरूरी नहीं। शिव खुश होकर बोलती है परफेक्ट, लेकिन एक प्रॉब्लम है। चैन हान ग्रुप अभी एक बड़ी क्राइसिस में है। जियाओयान कंफ्यूज होकर पूछता है कौन सा क्राइसिस। शिव समझाती है कि चैन हान के कंपनी के सपोर्ट की वजह से उनका बिजनेस चल रहा था, लेकिन अभी कुछ देर पहले चैन हान ने कॉल करके सब कुछ बंद कर दिया। जियाओयान रियलाइज करता है कि चैन हान अभी भी उसके प्लान्स को बिगाड़ने की पावर रखता है। शिव बोलती है हमें समझ नहीं आ रहा है कि चैन हान इतने गुस्से में क्यों है। जियाओयान कॉन्फिडेंट होता है और बोलता है जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी होगा। फिर बोलता है 1 मिलियन मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दो घर का काम शुरू करने के लिए। शिव इम्प्रेस्ड है कि क्राइसिस के बीच भी जियाओयान इतना काम है। बिना ही हाई एयरपोर्ट चैन हान अपनी वाइफ के लिए पपी की तरह वेट कर रहा है। ये सोच करके फ्लेटर करने से वो मान जाएगी। उसकी वाइफ आती है और चैन हान फुलिशली बोलता है आई एम ग्लैड तुम वापस आई हो, लेकिन वो गुस्से में बोलती है हाँ तुम तो बड़े बोल हो। स्केर्ड चैन हान बोलता है मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो उसे मार देती है और बोलती है पहले मेरे जूतों को एक्सप्लेन करो। वाइफ उसके सर पर एक की मारती है और चैन हान धरती पर गिर जाता है बकेट के साथ। एयरपोर्ट पर सब शॉक्ड हैं और कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं। वाइफ बोलती है चलो घर चलो।
और चेनहन साइलेंटली रिवेंज की कसम खाता है। सीन कैफे में शिफ्ट होता है जहां यूरो हीरोइन बोलती है, तुमने सही गेस किया, मेरे भाई ने आज की रात के प्लान कैंसिल कर दिए। जियाओयान बोलता है, मुझे पता था वो बिजी मैन है। वो दोनों का ऑर्डर करता है और यूरो इम्प्रेस होती है कि जियाओयान उसके फेवरेट डिशेस जानता है। जियाओयान कैजुअली बोलता है, मुझे लोगों को समझाने की टैलेंट है, लेकिन ट्रुथ ये है कि उसने उसके भाई की मेमोरीज चुरा ली थी। यूरो बोलती है, मैं इम्प्रेस हूँ, वैसे तुम्हारे और मेरे भाई की मुलाकात कैसे हुई? डिनर रोमांटिक बन जाता है, तभी कोई उन्हें दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। शाम के एंड में यूरो बोलती है, ये एक वंडरफुल इवनिंग थी। जियाओयान स्माइल करते हुए उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करता है और बोलता है, चलो तुम्हें मेरे बिल्ली के कुछ स्पेशल ट्रिक्स दिखाता हूँ। यूरो बोलती है कि वो इस बात को किसी और दिन देखेगी और जियाओयान उसे अपने घर तक छोड़ने की ऑफर करता है। बाहर थोड़ा ठंडा और क्रीपी लग रहा होता है, लेकिन जियाओयान उसे भरोसा दिलाता है कि कोई टेंशन नहीं है, वो वहाँ है। तभी 5th जनरेशन गैंगस्टर्स उनके सामने जाते हैं। यूरो डर से जियाओयान के बाहों में गिर जाती है और जियाओयान उन गैंगस्टर्स को इजीली हैंडल कर लेता है। उसने बॉडी स्ट्रेंथनिंग पोर्शन ली थी, इसलिए वो आसानी से उनको डॉज कर लेता है। एक ठग को किक मार के गिरा देता है और दूसरे को भी, बाकी सब भाग जाते हैं। यूरो थोड़े ठग्स के लिए भी थोड़ा सॉरी फील करती है, लेकिन जो बंदा उनके पीछे छुप कर देख रहा था वो जान जाता है कि जियाओयान लाइफ स्वैप क्लब का मेंबर है। क्राउड गैदर हो जाता है और फाइट रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। जियाओयान यूरो का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि उन्हें वहां से निकलना चाहिए। वो दोनों एक टैक्सी देखते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। जियाओयान ड्राइवर को यूरो के घर का एड्रेस देता है, लेकिन ड्राइवर गलत रास्ते पर जाने लगता है। ड्राइवर कहता है कि कार उसके कंट्रोल में नहीं है। जियाओयान को शक होता है कि, और वो ड्राइवर को कहता है कि रुक जाओ, लेकिन ड्राइवर बोलता है कि वो बिल्कुल भी इनोसेंट है और अब तक शादी भी नहीं की। कुछ देर बाद वो एक स्ट्रेंज अपार्टमेंट हाउस के सामने रुकते हैं और ड्राइवर बोलता है कि लगता है वो आ गए हैं। जियाओयान समझ जाता है कि ये लाइफ स्वैप क्लब का काम है। यूरो पूछती है कि क्या वो अंदर जाएंगे। जियाओयान कहता है नहीं, लेकिन जब वो दोनों निकल रहे होते हैं कोई अंदर से मदद की आवाज़ देता है। जियाओयान उसे इग्नोर करने के लिए कहता है, लेकिन यूरो कहती है कि उन्हें किसी को हेल्प नहीं छोड़ना चाहिए। जियाओयान समझाता है कि ये एक ऑब्वियस क्लिनिक है, लेकिन वो यूरो को रोक नहीं सकता। ब्लॉन्ड गाय जो पहले से उनको देख रहा था सोचता है कि उन्होंने नए विक्टिम्स को ट्रैप में फंसा लिया है। जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं किसी की मदद की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों नीचे जाते हैं और एक डोर के सामने रुकते हैं। जब वो डोर खोलते हैं दोनों शॉक में आ जाते हैं। एक लड़की चेन में बंधी हुई होती है और कुछ और लोग ग्राउंड पर गिरकर मदद की गुहार कर रहे होते हैं। यूरो उनकी तरफ बढ़ती है और बोलती है, हम इसे बिना की के खोल नहीं सकते। तभी उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं मिलता और अचानक कुछ वॉल्व्स उनके सामने आ जाते हैं। 3 वुल्व्स उन्हें गुस्से होकर घूर रहे होते हैं, लेकिन जियाओयान अपने बेयर हैंड से उन्हें मार डालता है। वुल्व्स के पास उसके आगे जीतने का चांस नहीं होता। जियाओयान पूछता है कि क्या ये पूरा प्लान था। बस उतनी देर में यूरो उस बैग में एक निडल से छुपकर मार देती है। ब्लॉन्ड गाय अंदर आता है और जियाओयान से कहता है अच्छा आइडिया था, कहता है और बोला चलो बात करते हैं। लेकिन वो बंदा कहता है तुम समझते हो कि तुम नेगोशिएट करने की पोजीशन में हो। वो बंदा बताता है अगला महीना लाइफ पॉइंट कंपटीशन है, उस वक्त हर किसी को पॉइंट्स दुनिया के किसी भी कोने से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। हम नए मेंबर्स को टारगेट बनाया जाता है ताकि पॉइंट्स चुरा सकें। जियाओयान एक और नीडल डॉस करता है और पूछता है ये नीडल्स है क्या जो तुम लोगों का बॉडी कंट्रोल करते हो। बंदा जवाब देता है तुमने डॉस कर दिया, लेकिन तुम्हारा दोस्त उतना लकी नहीं था।
फिर यूरो जो लिक्विड पी रही होती है वो आंखों से लिक्विड गिरने लगता है। वो गाय पूछता है कि क्या जियायान सर्वेंट बनना चाहता है या देखता रहना चाहता है या फिर मरना चाहता है। जियायान बिना डर के उसकी तरफ भागता है। वो गाय एक बाराज ऑफ नीडल्स भेजता है लेकिन जियायान सबको डॉस कर लेता है। वो गाय सोचता है कि जो लड़का सिर्फ एक मिशन कंप्लीट किया है उसकी इतनी स्पीड कैसे हो सकती है। फिर जियायान उसी एक सॉलिड स्लैब देता है, उसका गले से पकड़ लेता है और एंटीडोट मांगता है। गाय बताता है कि वो बस एफ्रोडिसाइक था, इसलिए उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। बेचारी लड़की जमीन पर गिरती है, उसका नाम लेती है और कह रही है कि उसे गर्मी महसूस हो रही है। गाय बोलता है कि वो सच में एक एक्सोटिक ब्यूटी है, लेकिन जियायान जमीन से एक मेंटल बार उठाता है, उसके हाथ पे मार देता है और एंटीडोट मांगता है। गाय डर से कहता है कि वो एंटीडोट दे देगा। जियायान जल्दी से एंटीडोट लेके उस लड़की को दे देता है। गाय को समझ नहीं आता कि ये बेकार लड़का स्ट्रेंथ के लिए पॉइंट्स क्यों ट्रेड कर रहा है, जबकि ज्यादातर लोग लग्जरी के लिए सब कुछ ट्रेड करते हैं। ये बिगनर को बेहुदा बनाना का एक तरीका है। जियायान फिर यूरो को उठाता है जो पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि वो गिरी हुई थी। लड़की के लिए बदला लेने का वक्त आ गया था। जियायान कहता है कि उन्हें छोड़ देना चाहिए, जबकि वो गाय मदद के लिए काफ़ी डिसपेरेट हो जाता है। जियायान कहता है कि अब उसे खुद हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ही वो चलते हैं उन्हें सुनाई देता है कि लड़कियां उस गाय के साथ कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। थोड़ी देर बाद यूरो घर वापस आती है, अपने भाई को देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्योंकि वो इतना पीट गया था। जियायान कहता है कि इतनी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए। यूरो को लगता है कि वो शायद चीटिंग की वजह से मारा गया है। चैनन गुस्सा होकर चिल्लाता है कि सब कुछ उस स्काउंड्रेल की वजह से हुआ है और कहता है कि जियायान को जानना चाहिए। जियायान कहता है कि ऐसे अपनी फैमिली के साथ बात नहीं करते और उस वक्त यूरो अपने नए बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करती है। चैन हान बिल्कुल डिफीटेड होकर कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी क्रूएल हो सकती है। दोनों चलते हैं और वो बेचारा वहाँ लाश की तरह पड़ा रहता है, कुछ भी करने के लायक नहीं। वो शब्द से बदला लेने का कसम खाता है। 3 दिन बाद हुगजियो उसे बताता है कि चैन हान की कंपनी ने उनके नेगोशिएशन चैनल्स बंद कर दिए हैं और अब वो सेल्स नहीं कर सकते हैं। वो वार्निंग देती है कि अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रही तो कंपनी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। जेडियन पूछता है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। वो बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर चैन हान चाहे तो वो उन्हें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो और डिटेल मांगता है और वो बताती है कि उनके पास क्लाइंट्स नहीं हैं, पैसे भी नहीं है और नए क्लाइंट्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, और ऊपर से बैंक उसने जो उन्होंने उधार लिया था वापस मांग रहा है। तभी जियायान के सिस्टम में एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है कि लाइफ पॉइंट्स कंपटीशन शुरू होने वाला है। जियायान कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए और वो सोचता है कि ये सब कैसे हैंडल करेगा। सिस्टम समझाता है कि अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो उसके क्लब पॉइंट्स को सीजन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। एक क्लब पॉइंट का मतलब होता है कि 100 सीजन पॉइंट्स और 2 लाख कैश लेने के लिए 100 सीजन पॉइंट्स चाहिए। जियायान के पास अब 500 सीजन पॉइंट्स हो गए हैं। इस सीजन में लोग अपने पॉइंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं जो वो चाहते हैं। इस स्पेशल सीजन में पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअली या ग्रुप में कंप्लीट कर सकते हैं। सिस्टम पूछता है कि क्या वो पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। जियायान समझाता है कि ये सिस्टम बिगनर्स को फंसाने के लिए बनाया गया है, जिसमें उन्हें स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स के अंडर अपने आप को लो लेवल पे रखना पड़ता है। अगर वो अकेला रहेगा तो सब उसे टारगेट करेंगे। ये सब बताने के बाद वो सोचता है कि अपने एनिमीज को नीचे गिराने की एक ही तरीका है, वो अपने पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाएं। जियायान सोचता है कि ऐसे किसी के लिए जो अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है ये अच्छा मौका हो सकता है।
फिर वो कहता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। वो करंट रैंकिंग चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 16 प्लेयर्स का नाम लिस्ट है। उसे समझ में आता है कि पहले उसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि वो उनके रैंकिंग देख सके। फिर एक लड़की उसे पूछती है कि क्या वो अभ्यास ड्रैगन क्रिएट करने के मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहेगा। जियान को पता है कि अभी कोई भी ग्रुप उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पॉइंट्स नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि वो एक्सेप्ट करेगा और होप करता है कि वो इस ट्रांसमाइग्रेशन से ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकेगा। तुरंत वो क्लब के हेल में पूछता है। एक गाय जो सिगरेट पी रहा होता है वो उसके पास आता है और एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जियान मना कर देता है। गाय कहता है कि उसे चलना चाहिए क्योंकि सीओ ने उसे नेगोशिएशन के लिए रिकमेंड किया है। जियान पूछता है कि क्या हो रहा है और क्या ये गाय भी करंट इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। गाय एक्सप्लेन करता है कि वो 20 साल से क्लब में है और सिर्फ इस जनरेशन के लोग ही इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जियान कहता है कि अगर वो 20 साल से क्लब में है तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने चाहिए। गाय कहता है कि ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि अगर वो जल्दी बॉडी स्वाइप नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी सारी बेट्स लगा चुका है। जियान एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इस गाय के पास काफ़ी पॉइंट्स होने चाहिए। जियान पूछता है कि गाय ने उसे क्यों चॉइस किया और गाय कहता है कि शिव ने बोला था कि उसमें बहुत पोटेंशियल है। आधे घंटे बाद गाय शॉक्ड होता है कि जियान ने कॉन्ट्रैक्ट में एक पूरी नॉवेल लिख डाली। गाय इम्प्रेस्ड होता है कि आजकल लोग कितने कॉजन्स होते हैं। गाय के लाइफ का मिशन है पुलिस की मदद करना और जियान गैंग को मार गिराना ताकि उसके भाई अच्छी जिंदगी जी सके। लगता है कि ये एक अंडरकवर कॉप है और जियान सोचता है कि कम से कम उसकी लाइफ एक्साइटिंग होगी। फिर ट्रांसमाइग्रेशन शुरू होती है 20 साल पहले सी ऑफ लिन के एक पुराने एरिया में। असल में जियान जैनिन के मेमोरीज रिसीव करता है। लाउ जैनिन ने आउटस्कर्ट्स में पला बड़ा और हार्ड स्टडी करके पुलिसमैन बन गया था जो कि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। लगता है कि एक मेजर ऑपरेशन हो रहा और एक आदमी वो गोंगफिंग प्लान कर रहा है कि लाउ जैनिन को मिशन कंप्लीट होते ही मार दे। इस मिशन में लाउ जैनिन को दोनों साइड्स का ट्रस्ट जीतना होगा, अपना सबऑर्डिनेट्स की लाइफ अच्छी करनी होगी। तभी एक आदमी आता है और बताता है कि जियान आ गया है। जैसे ही वो आदमी आता है लाउ जैनिन कहता है कि उनसे मिलके खुशी हुई। जियान कहता है कि उसे मिलके खुशी हुई और एक्सप्लेन करता है कि वो अब तक छुप रहा था। लाउ जैनिन फिर पूछता है कि क्या वक्त आ गया है मूव करने का। जियान कहता है कि हाँ, अब वक्त आ गया है किसी को सबक सिखाने का। वो एक पिक्चर दिखाता है जिसमें शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी है और कहता है कि वो कम से कम कुछ बिलियन की रॉट रखती है। लाउ जैनिन सोचता है कि क्या वो उस लड़की को किडनैप करने वाला है, जबकि वो जानता है कि ये पागल आदमी कुछ क्रेजी करने वाला है। जियान कहता है कि हाँ, लेकिन जैन वो लड़की को किडनैप करेगा। अब लाउ जैनिन को ट्रबल हो गया है और क्योंकि ये क्लियरली एक लॉयल्टी टेस्ट है। जैन पूछता है कि अगर वो डर रहा है। लाउ जैनिन जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ब्रदर्स है और दर्द करने की कोई वजह नहीं है। वो उन्हें एज्योर करता है कि वो सब हैंडल करेंगे। जियान उठकर कहता है वो जानता था कि ऐसा ही रिलायबल इंसान अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो एक आदमी डुओ से बात करे जो उसकी मदद करेगा। डुओ अपना इंट्रोडक्शन देता है और जियान कहता है कि फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि डुओ सिर्फ एक स्पाई है जो उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेगा। सीन शिफ्ट होता है एक गोल्डन टाइगर क्लब में। जियान गोन्स के साथ वहाँ पहुँचता है और पूछता है कि क्वान लॉन्ग कहाँ है। तुरंत कोई आके कहता है कि वो उन्हें बुला लेगा।
क्योन लॉन्ग कहता है कि वो जो किसी ज़रूरत के काम में है और डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, लेकिन जियायान दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाता है। क्योन लॉन्ग कुछ मज़ेदार कर रहा होता है और पूछता है अगर इंट्रूडर मरना चाहता है। जियायान कमेंट करता है कि क्योन लॉन्ग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगता है। क्योन लॉन्ग जल्दी से सॉरी कहता है और कहता है कि वो इन्फ्लुएंशियल है लेकिन ब्रदर लव जैसे पावरफुल नहीं है। दोनों दिखावा कर रहे होते हैं, लेकिन क्योन लॉन्ग पहले प्रोटोगनिस्ट के लिए काम करता था और जानता है कि अब वो मुश्किल में है, इसलिए वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता। जियायान फिर कहता है कि वो अपने पार्टनर से जो पैसा लेना था वो लेने आया है सिर्फ। क्योन लॉन्ग आर्ग्यू करता है कि अब जो पार्टनर गया तो वो उस डेप्थ की जिम्मेदार नहीं है। जियायान सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या वो सच में पैसा देना नहीं चाहता। क्योन लॉन्ग टेबल ठोकता है और पूछता है कि वो किस हक से बार में आके पैसा डिमांड कर रहा है। उसी वक्त उसके गुंस आ जाते हैं और बॉस से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। क्योन लॉन्ग कहता है कि उन्होंने सिर्फ 2 लोग भेजे हैं, इसलिए वो उनको कुछ नहीं समझता। वो टेबल फ्लिप करके सब से मारपीट शुरू कर देते हैं। गुंस में से एक जो ग्लूक रखता है क्योन लॉन्ग को चुप रहने को कहता है। ऑफ कोर्स इनेमिस के पास भी गन्स होती है और शूट आउट शुरू हो जाती है। जियायान मैट्रिक्स की तरह बुलेट्स को डॉस करते हुए कई गुंस को मार डालता है। चाहे गुंस बेकार हो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्योन लॉन्ग का फ़ोन उठाता है और पैसे रिकवर करने की प्लान बनाता है। जियायान बॉस को बताता है कि किडनैपिंग का मिशन दिया था कि क्या हो रहा है। बॉस पूछता है अगर वो शिव को जानता है क्योंकि उन्हें उसकी बेटी को किडनैप करना है। बॉस कहता है कि ये क्रेजी है, लेकिन जियायान समझाता है कि ये लॉयल्टी टेस्ट का पार्ट है जो जियायान ने दिया है। बॉस पूछता है कि क्या ऑपरेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम है। जियायान कहता है कि वो क्यों नहीं चिंता कर रहा है, लेकिन क्योंकि किडनैपिंग में उन्हें या उनके सबऑर्डिनेट्स को मार भी सकते हैं। बॉस कहता है कि उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, सब कुछ स्मूथली हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली मुस्ताक वाला आदमी उसे प्लॉटिंग कर रहा होता है और जियायान समझ जाता है कि वो कोई बड़ा प्लॉट बना रहा है। 3 दिन बाद वो बेटी के कार के पास इंतज़ार कर रहा होता है। ड्यू जो स्पाइक के तरह काम कर रहा होता है वो कहता है कि इसका प्लान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जियायान कहता है कि अगर उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो वो बस बैठ के देखे। ड्यू को शुक्रिया कहता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अच्छी खबर का इंतज़ार करेगा। कार में ड्राइवर मिशू से कहता है कि वो नेचुरल रखने की कोशिश करे और कोई वीकनेस से दिखाए। वो जो खूबसूरत लड़की होती है कहती है कि अगर एक्टिंग करनी है तो वो एक ज़बरदस्त शो करेगी। ड्राइवर उसे एज्योर करता है कि किडनैपर्स के लिए वो उसकी सेफ्टी इंश्योर करेगा, लेकिन वो कहती है कि ड्राइवर ज़्यादा बातें करता है। तभी अचानक एक पेड़ कार के सामने गिरता है। ड्राइवर उतरता है और सबको कहता है कि ये ड्रामा नेचुरल लगना चाहिए। जियायान उन्हें कहता है कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और वो कंफ्यूज होते हैं। जियायान कहता है कि वो बस एक मजाक कर रहा था और क्वेश्चन नहीं पूछने को कहता है। फिर वो फेक किडनैपिंग को एक्चुअल एग्जीक्यूशन में बदल देता है। इसी वक्त जियायान बॉस को एक मैसेज भेजता है, कहता है कि उन्हें इस मुस्ताक वाले आदमी से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पहले तो ये डबल एजेंट होने की कॉन्सेप्ट कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये आदमी सबसे बड़ा गैंगस्टर था जो हमारे प्रोटोगनिस्ट ने कभी देखा था, हमेशा मुसीबत में रहता था। तो प्रोटोगनिस्ट कार के पास जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक जेंटल किडनैपर है और लड़की को काम कहता है कि वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे पता है कि उसका असली नाम जैन जुन है और वो ग्यान फेंग के लिए काम कर रहा है। उसने डील करने का प्लान बनाया है और कहता है कि बेहतर होगा कि वो चुप रहे। प्रोटोगनिस्ट को जानकर अच्छा लगता है कि उस लड़की के पास ये इन्फॉर्मेशन है और वो इंटरेस्टेड हो जाता है। लड़की कहती है कि उसे कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो वो उसका असली आइडेंटिटी एज अ डबल एजेंट एक्सपोज कर देगी। प्रोटोगनिस्ट थोड़ा शक हो जाता है, क्योंकि अगर उसे ये पता है तो
उसके लिए ज़्यादा कुछ करना मुश्किल होगा। वो अपने गूंज को कहता है कि इस पागल लड़की को गैग कर दो ताकि वो अपना काम कर सके। लड़की को पता है कि प्रोटोगनिस्ट सिर्फ एक पाउन है जो उन दोनों लोगों के हाथ का खेल है, लेकिन ये भी सच है कि क्योंकि वो पाउन है इसलिए उसका वैल्यू अभी तक है। तभी उनके गूंज जो पहले जख्मों से गिर गए थे उठना शुरू कर देते हैं। फिर एक आइसोलेटेड कैबिन में लड़की कहती है कि वो प्रोटोगनिस्ट से बात करना चाहती है। वो पूछती है कि क्या प्रोटोगनिस्ट को पता है कि कोई भी डबल एजेंट से जो युग्स और गोंगफेंग के लिए काम कर रहा था उसका मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। लड़की कहती है कि वो सिर्फ प्रोटोगनिस्ट को सरवाइव करने में मदद नहीं करेगी बल्कि उसे काफ़ी अच्छी पोजीशन भी दिलवा सकती है। प्रोटोगनिस्ट थोड़ा डाउटफुल हो जाता है और पूछता है कि ये लड़की अपने आप को किस पोजीशन में समझ आ रही है। वो कहती है कि वो हॉकी को मारने का प्लान कर रही है जो शायद उसके फादर हैं या शायद शहर के रिचेस्ट मैन हैं। प्रोटोगनिस्ट थोड़ा घबराता है लेकिन साथ ही उसे लगता है कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है जिसमें वो तीनों को एक साथ मार सकता है। प्रोटोगनिस्ट कहता है कि वो इस कॉपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे कुछ क्वेश्चंस का जवाब चाहिए। पहला सवाल, अगर वो हॉकी की बेटी है तो उसे अपने फादर को क्यों मारना चाहती है। लड़की बताती है कि उसके फादर ने अपनी माँ और फैमिली को मार दिया था और वो सिर्फ 18 साल की उम्र में ये सब जान पाई। प्रोटोगनिस्ट फिर पूछता है कि अगर वो हॉकी के बारे में ये सब जानती है तो उसे डर नहीं लगता। लड़की कहती है कि उसे कोई डर नहीं है क्योंकि प्रोटोगनिस्ट उन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। प्रोटोगनिस्ट सोचता है कि शायद ये लड़की क्लब का हिस्सा नहीं है क्योंकि उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं है और इस सीज़न में पॉइंट्स विजिबल होने चाहिए। लड़की कहती है कि वो सब कुछ समझा देगी, बस प्रोटोगनिस्ट तैयार हो जाए। फिर सीन टाइम स्किप होता है। बाद में प्रोटोगनिस्ट का फ्रेंड पूछता है कि अगला प्लान क्या है। प्रोटोगनिस्ट कहता है कि ये बहुत ऑब्वियस है, उन्हें हॉकी के फादर से मिलना है। डियो कहता है कि किडनैपिंग अभी बहुत रिसेंट है तो उसने पैसा लेना मुश्किल होगा। प्रोटोगनिस्ट कहता है कि अगर वो पैसा लेने के लिए नहीं जाएंगे तो क्या वो डर रहे हैं। डियो कहता है कि उसे डर नहीं लगता, ये चीज़ें उसे नहीं डराती। सीन शिफ्ट होता है हॉकी के मेंशन में जहां लगता है कि प्रोटोगनिस्ट और उसका बॉस मिलके जियाओयान को एलिमिनेट करने चाहते हैं। दो गूंस आते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी के दो दोस्त उनसे मिलने आए हैं। हॉकी थोड़ा सस्पिशियस होता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये लोग अंडरकवर एजेंट्स हैं जो जियाओयान के लिए काम करते हैं। जैसे ही गुन्स अंदर आते हैं हॉकी कहता है कि उसे याद नहीं कि उसकी बेटी के लिए कोई दोस्त है। प्रोटोगनिस्ट अपना नाम जियान जून बताता है और कहता है कि वो पैसे लेने आए हैं क्योंकि उसकी बेटी कुछ पैसे उधार है। हॉकी पूछता है कि कितना पैसा है। प्रोटोगनिस्ट कहता है बस 20 बिलियन। ये सुन के हॉकी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। प्रोटोगनिस्ट को लगा था कि यह पैसा का डिमांड काफ़ी कम होना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि वो थोड़ा जीनियस है और 5 घंटे में 20 बिलियन ट्रांसफ़र करने का टाइम देगा। अली कहता है कि 20 मिलियन को 5 घंटे में ट्रांसफ़र करना इम्पॉसिबल है। फिर प्रोटोगनिस्ट 15 बिलियन कैश और 5 बिलियन ट्रांसफ़र में रखने का ऑफर देता है ताकि उसके फादर को मोटिवेट किया जा सके। वो सजेस्ट करता है कि वो अपनी डॉटर से बात करे। 3 मिनट बाद हॉकी अपने एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि 20 मिलियन को डायरेक्ट प्रोटोगनिस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे ही पुराना आदमी लगता है प्रोटोगनिस्ट डियो को कहता है कि वो उसे आंखों से नज़र रखे ताकि कोई फनी बिजनेस ना हो। फादर और प्रोटोगनिस्ट अकेला हो जाते हैं तो फादर पूछता है कि ये प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ। प्रोटोगनिस्ट फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो जैन जुन है जो उसकी जान बचाने आया है। 15 बिलियन एक्स्ट्रा पैसा उसकी जान बचाने का दाम है। फादर कंफ्यूज होता है और पूछता है कि ये सब क्या है। प्रोटोगनिस्ट उसके सारी क्राइम्स और लोगों को मारने के बारे में बताता है जो उसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए किया है। फादर पूछता है कि प्रोटोगनिस्ट को ये सब कैसे पता चला, तो प्रोटोगनिस्ट कहता है कि वो जानता है कि शाओ के जो गोंगफेंग के साथ मिलके उसे मारने की प्लानिंग कर रहा है इस पूरी डील के बाद। लेकिन अगर 15 बिलियन का
पैसा अकाउंट में नहीं आता तो वो सिटी से गायब हो जाएगा। फादर को लगता है कि ये सब वैंग फैंग का सेटअप है, क्योंकि वो ही सब कुछ जानता है। आइसोलेटेड कैबिन में प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि लड़की को छोड़ दो। तभी डियोसेन को बताता है कि ऑपरेशन सफल रहा। डसेन आता है और प्रोटोगेनिस्ट को कहता है कि अब टाइम आ गया है उसको उसके ऑनर्स देने का, क्योंकि वो काफ़ी खुश है उसके काम से। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसे सच में इज्जत मिलेगी, लेकिन वो अपने असली लाइफ के बारे में सोचने लगता है जो उसके कंपनी के क्राइसिस में है। वो याद करता है कि सेक्रेटरी स्यू ने उनको कितनी मुश्किलें बताई थी नेगोशिएशन के दौरान। फिर वो सोचता है कि शायद वो 20 साल बाद के लिए कोई प्लान बना सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जोसेन के घर में, जहां वो प्रोटोगेनिस्ट की तारीफ करता है। कहता है कि उसने बिना किसी प्रॉब्लम की काम किया। प्रोटोगेनिस्ट हम्बली कहता है कि कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बस बंधा था और काम देख रहा था। जोसेन फिर कहता है कि उसने लड़की के फादर से एक्स्ट्रा 15 बिलियन लिए और वो पैसा प्रोटोगेनिस्ट के लिए रखे थे, और ये किडनैपिंग सिर्फ एक टेस्ट था। उसका असली प्लान पूरे शहर को अपने कंट्रोल में करना है। प्रोटोगेनिस्ट पूछता है कि 20 मिलियन का टेक्स्ट कैसा हो सकता है। जब ये शुरुआत थी, जोसेन थोड़ा सॉरी कहता है, लेकिन कहता है ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, बस ये ज़रूरी है कि उसके दोस्तों को उनका हिस्सा मिले। जोसेन एक टोस्ट करता है और कहता है कि 6 दिन बाद मिलते हैं डिटेल्स डिस्कस करने के लिए। आज तो बस किडनैपिंग के सफलता का सेलिब्रेशन है। कुछ वक्त बाद प्रोटोगेनिस्ट सारा इन्फॉर्मेशन एज को देता है, जो कहता है कि वो केयरफुल रहे और इंश्योर करता है कि कोई भी उसके बारे में ना जाने। लेकिन एज के दिमाग में भी ये चल रहा है कि जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो वो प्रोटोगेनिस्ट को ख़त्म कर देगा। वही जियाओयान अपने प्लानिंग में है और सोचता है कि हॉकी को इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उसी वक्त एक हेंचमैन प्रोटोगेनिस्ट को बताता है कि जो लोग उसने रिक्रूट किए थे वो सब हो गया है। प्रोटोगेनिस्ट उनको कंग्रेचुलेट करता है और कहता है कि बाकी का पैसा सेव कर लो ताकि उन्हें जिंदगी भर ये सब ना करना पड़े। तब प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि वो अपनी सक्सेस को कैसे इंश्योर करेगा 20 साल बाद, और फिर अचानक उसे याद आता है कि एक ऐसा बंदा जो उसके प्लान के लिए परफेक्ट हो सकता है। क्या वो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से मिलने गया था उसके बनने से पहले? लगता है ऑथर ने अपने लिखने के दिन को थोड़ा हट के बनाया है। हमारे हीरो ने मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक बनाने का सजेशन दिया और फिर लिजार्ड, जो काफ़ी अजीब लग रहा है, ने इंटरेस्ट दिखाया। हमारे हीरो ने उसे कई टिप्स और फ्यूचर इंसाइट दिए और जुकरबर्ग ने शुक्रिया अदा किया। लेकिन हीरो ने कहा कि 20 साल बाद जियाओयान को थैंक यू कहना। हीरो ने जुकरबर्ग को मेटावर्स के बारे में वार्निंग दी कि उसमें ना घुसे वरना वो बहुत पैसा खो देगा। ये प्लॉट ट्विस्ट तो बिल्कुल ही अलग था, कोई समझ नहीं पा रहा है। फिर हीरो एक और एंटरप्रेन्योर से मिलता है जो स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग और नोकिया को बीट करना चाहता था, लेकिन हीरो ने उसे टिप्स दिए कि और कहा कि वो क्या होने वाला है फ्यूचर में। फिर हीरो स्टीव जॉब्स से मिलता है, उसे उसकी बीमारी के बारे में वार्न करता है और कहता है कि तैयार हो जाओ। और हीरो ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाले से भी बात की। लगता है उसका दिन 89 घंटे का था इतनी सारी लोगों से मिलके, और फिर सब कुछ और क्रेजी हो जाता जब जियाओयान अपना प्लान बताता है। एक $200 मिलियन का काऊ मेडल चुराना और फिर वो रिच गाय की बेटी को किडनैप करना। ये ट्विस्ट और भी कंफ्यूजिंग हो गया, क्योंकि पहले तो लग रहा था कि वो बेटी वापस आ गई थी। अब हीरो को लग रहा है कि सब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि पूरा शहर जानता है कि किडनैप हुआ है। लेकिन जियाओयान कह रहा है कि टेंशन मत ले, जब प्लान सक्सेसफुल होगा तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। ये प्लॉट ट्विस्ट बहुत ही है, अनएक्सपेक्टेड है। लगता है कि किसी ने थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेजी लिख दिया।